नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए टेस्ट सीरीज देख रहे थे। इसके अलावा जो है आरओ से रिलेटेड हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे थे। और इस क्रम में बात करें तो जीएस वर्ल्ड से जो हम लोग फेज 1 और फेज 2 का भी हाफ टेस्ट कंप्लीट किए हैं। और इसके अलावा DIS से जो है लगभग टेस्ट आपको कंप्लीट किया गया है। अभी अपडेटेड एक आध टेस्ट नहीं कराया गया है। तो इसी क्रम को जारी रखते हुए आज एक हम लोग टेस्ट देखने वाले हैं जो DIS का टेस्ट है, जो एक्चुअली हम लोग नहीं किए हैं। तो जो भी अभी हाल फिलहाल एक आध टेस्ट और बचा हुआ है वो करा दिया जाएगा। इसके अलावा आप सभी के लिए जो है एक स्पेशल ग्रुप क्रिएट किया गया है, टेलीग्राम ग्रुप। उसका जो है लिंक मैं आज प्रोवाइड कर दूंगा। जो लोग अभी से भी ऐड होना चाहते हैं ऐड हो जाएंगे। वहाँ पे आपको जो है अभी तक 3 टेस्ट प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है। तो एक्चुअली जो एक रियल टाइम में एग्ज़ाम देना होता है, देखिए यहाँ पे आप टेस्ट लगाते हैं अच्छी बात है, लेकिन अब समय आ गया है कि एक रियल टाइम में भी आप लोग टेस्ट लगाएं। यानी आपके पास टेस्ट पेपर हो और आप जो है टाइम लिमिट में उस टेस्ट को अटेम्प्ट करें। और उसके बाद आपको आंसर की वहाँ पर दिया जाता है और आंसर की से आप मिला के अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो वहाँ पर अभी अब 2 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हुआ, उसके बाद एक फुल लेंथ का टेस्ट वहाँ पर किया गया है। अभी हाल फिलहाल भी बहुत सारा टेस्ट वहाँ पे आपको दिया जाएगा। चलिए, तो इस टेस्ट को भी आप ईमानदारी से अटेम्प्ट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसको भी हम लोग कम से कम टाइम में फिनिश करें। ठीक है। तो इसके अलावा अगर बात करें पैरेलली में, तो करेंट अफेयर का आप सभी के लिए एक सीरीज चल रहा है शानदार सा, घटनासार और घटनाचर मैगजीन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसमें देखिए तो घटनासार से 2 आपको लेक्चर अवेलेबल है और घटना जो है चक्र से 1। तो पहले हम घटनासार फिनिश करेंगे पिछले 6 महीने का करेंट अफेयर बिल्कुल डिटेल में। इसके बाद घटना चक्र की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वो जो है आपको सुबह 7:30 बजे आप चाहें तो लाइव आके भी वो जो है अटेंड कर सकते हैं, नहीं तो जब भी आप कंफर्टेबल महसूस करें वो आप देख सकते हैं। ठीक है। बाकी यूपीएससी के लिए जो है थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, उसका भी टेस्ट सीरीज कराया जाएगा। उसका भी कुछ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। यूपीपीसीएस को लेकर अगर बात करते हैं तो दृष्टि आईएएस से टोटल 4 ही टेस्ट अभी आपका हुआ है और 4 टेस्ट टोटल कंप्लीट करा दिया गया है आपका। संस्कृति आई से जो है 6 टेस्ट। ठीक है। तो उसमें 6 नंबर टेस्ट में कुछ प्रश्न हम लोग नहीं किए हैं जो कर लेंगे। और इसमें धी आई से एक टेस्ट। तो यहाँ भी देखेंगे तो 10-11 टेस्ट अभी भी अवेलेबल करा दिया गया है यूपीपीसीएस को लेके। तो इस सब का जो है आप चाहे तो लाइव सेक्शन में जाएंगे, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी आप रिवीजन वगैरह करना चाहते हैं अभी लास्ट टाइम में, तो जैसे पॉलिटी का, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, साइंस का, ये सब रिवीजन यहाँ पे कराया गया है मैराथन क्लास के माध्यम से। तो जाके आप प्ले लिस्ट वगैरह में देख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप सभी के लिए जो है काम यहाँ पे जारी रखेगा। तो इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दें। ठीक है। ताकि कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अच्छा कुछ लोग कमेंट भी वगैरह करते रहते हैं तो आप लोग ध्यान से, इसीलिए मैं इनिशियल में एक आध मिनट यहाँ पे खर्च करता हूँ ताकि आप सारा प्रोग्राम के बारे में जान सकें। ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे, वहीं पे आपको पीडीएफ वगैरह सारा कुछ दिया जाता है। ठीक है। मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में आप सभी को पता ही होगा। अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम लिखने वाले हैं आप, बीपीएससी 70, तो उसमें आप ऐड हो जाएंगे। और उसमें एक टॉपिक प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वहाँ पे टोटल 60 टॉपिक अभी तक करा दिया गया है। ठीक है। अभी उसका फ्लो थोड़ा सा है नहीं, डेली वहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन पिछले जो है 8 9 10 दिन में 60 टॉपिक प्रोवाइड किया गया है। अभी जल्द ही डेली एक एक टॉपिक रोज दिया जाएगा। तो एक टॉपिक आपको दिया जाता है और उसी टॉपिक का नेक्स्ट दिन टेस्ट लिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद आंसर की भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ भी जाके आप ऐड हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। चलिए, तो इस कंटेंट को थोड़ा आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। जहाँ से भी आपको बेहतर कंटेंट मिलता है आप शेयर करेंगे। और जैसा मैं बताता हूँ कि अपने टाइम का आप लोग इफेक्टली यूज करेंगे। तो अभी आर ओ का टेस्ट है, तो यहाँ पे जीएस का टेस्ट है, तो 1 से 140 तक नंबरिंग कर लें। और नंबरिंग नहीं कर सकते हैं तो OMR सीट है, तो OMR सीट ले लें, हमारे साथ पैरेलली अटेम्प्ट करें। ठीक है। चलिए, तो एक एक प्रश्न को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे बता रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी भाग लिए थे, उस समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था। ठीक है। यहाँ पे लॉर्ड जो है जेम्स फोर्ट है, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड रीडिंग। देखिए, गोलमेज सम्मेलन में भाग कब लिए थे, प्रश्न ये है। ये नहीं है जब भाग ले रहे थे तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, तो पहले आप लोग अटेम्प्ट करते रहें। ठीक है। मैं अभी तो सभी का यहाँ पे नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप लोग अटेम्प्ट करते रहें। ठीक है। बाकी आर ओ का भी टेस्ट अभी आपको मिलता रहेगा साथ साथ यूपीपीसीएस। अब यूपीपीसीएस और आर ओ दोनों, यूपीपीसीएस वाला आर ओ में काम आ जाएगा, आर ओ यूपीपीसीएस में भी काम आएगा। देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे बी, लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है। लॉर्ड विलिंगटन जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही। आप लोग एक एक प्रश्न को हल करते रहेंगे हमारे साथ पैरेलली। ठीक है। तो लॉर्ड विलिंगटन ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के जो भी गवर्नर जनरल वायसराय रहे थे। ठीक है। इनका कार्यकाल लॉर्ड विलिंगटन का देखेंगे तो 19 से जो है आपको 31 से लेके 36 तक इनका कार्यकाल रहा था। और आप सभी को पता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था आपको,
तो 7 सितंबर 1931 को लंदन में आयोजित किया गया था। तो गवर्नर जनरल आपके यही बने। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कोर्ट की सहायता से कालक्रम अनुसार जो है पहले से बाद के क्रम में लगाना है। इल्बर्ट बिल विवाद है, आर्य समाज की स्थापना है, भारत में बजट प्रणाली प्रारंभ कब हुआ, कांग्रेस के द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत स्वीकृत कब किया गया। तो ये आपको देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आपको आर्य में पूछा जाता है। ठीक है, हिस्ट्री में ऐसे फैक्ट आप रेडी रखेंगे, ईयर वाइज जो है खूब सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके आंसर करें आप लोग। देखिए मैं आप सभी को वक्त दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो इसका मतलब आप लोग अटेम्प्ट करके और आंसर करेंगे। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे। देखिए सबसे पहले इल्बर्ट बिल विवाद की बात की गई है। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल विवाद कब था, तो ये 1800 आपको 83 में। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज का स्थापना सभी को पता है कि 1875 में हुआ था। ठीक है, भारत में जो बजट प्रणाली का प्रारंभ किया गया था, ये कब किया गया था आपको, 1860 में। कांग्रेस द्वारा धन निष्कासन के सिद्धांत को कब स्वीकृत किया गया था आपको, तो ये आपको 1800 जो है 86 में, सॉरी 1886 नहीं, 1896 में। ठीक है, तो ऐसे में आप सीक्वेंस लगा सकते हैं कोई। देखिए इसमें सबसे पहली घटना कौन हो रही है आपको, दो। ठीक है, दो नहीं, सबसे पहले तीन। ठीक है, 1860 है तो यहाँ पे तीन हो गया, तीन के बाद आपका दो बना, और नेक्स्ट एक, और फिर चार। तीन दो एक चार ऑप्शन डी में ही है, जो लोग भी डी किए हैं बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की प्रमुख राजनीतिक समस्या नहीं थी। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत में कौन समस्या नहीं था, शरणार्थी का पुनर्वास, राज्यों का पुनर्गठन, उद्योगों का अत्यधिक विकास, स्वतंत्र विदेशी नीति का संचालन में समस्या। अच्छा प्रश्न है, आंसर करें इसका। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ऑप्शन सी, जो लोग भी कर रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए उद्योगों का अत्यधिक विकास, ठीक है, ये जो है समस्या नहीं थी। बाकी देखेंगे तो स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में काफी सारा समस्या, आपको राजनीतिक समस्या देखने को मिला। जैसे शरणार्थी वाला बहुत बड़ा मैटर था आपका, राज्यों का पुनर्गठन भी था, समय समय पर इसके लोग आंदोलन वगैरह होते रहा था। ठीक है, स्वतंत्र विदेशी नीति का संचालन में समस्या आ रहा था आपको, भाषाई समस्या आ रहा था, देशी राज्यों का भारत संघ में विलय को लेकर बहुत ज्यादा समस्या बन रहा था। ठीक है, केंद्रीकरण बनाम जो है क्षेत्रवाद का भी समस्या था, तो ये सब समस्याएं थी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन मंदिर का उदाहरण नहीं है। गुप्तकालीन मंदिर का उदाहरण कौन सा नहीं है। ठीक है, अच्छा देखिए ये जो है, ये इसका 15 टेस्ट अभी हाल फिलहाल मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हूँ आपको। 15 या 10 टेस्ट अभी प्रोवाइड कर दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप में। ऐसे तो पहले देखेंगे, थोड़ा सा पहले जाएंगे स्लाइड करके, तो सारा पीडीएफ अवेलेबल है अभी तक जितना दिया है इसका टेस्ट हम लोग किए हैं। ठीक है, चलिए आंसर करें इसका, प्रश्न संख्या 4। गुप्त काल का उदाहरण नहीं पूछा गया है, तो यानी और सब गुप्त काल का उदाहरण होगा आपका। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न बनाया गया है। करेक्ट आंसर जो है बी, बी लोग जो लोग भी कर रहे हैं बिल्कुल सही है, कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, देखेंगे तो गुप्त काल का उदाहरण आप ध्यान रखेंगे, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, तिगवा का विष्णु मंदिर है, नाचना कुठार का पर्वती मंदिर है, इसके अलावा बुद्ध गया का मंदिर है, सांची का मंदिर। ठीक है, एरन का विष्णु मंदिर है, आगरा का शिव मंदिर। ठीक है, भीतरगांव का मंदिर, ये सब जो है आपको गुप्तकालीन जो है शासन में बना हुआ है। अच्छा, ये कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये कब बना हुआ है, ये चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अगला देखिए, संगीत की कर्नाटक शैली के जनक किसे माना जाता है। यहाँ पे त्यागराजन है, श्यामा शास्त्री, पुरंदर दास जो है, अमीर खुसरो। आंसर करे इसका, संगीत का कर्नाटक शैली। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि इसके जनक किसको माना जाता है। हाँ, करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे सी बनेगा, पुरंदर दास। ठीक है, आप लोग थोड़ा फास्ट आंसर करेंगे, तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, पुरंदर दास। ऐसे तो प्रचार उचार करने का श्रेय जो है त्यागराज, ठीक है, इसके अलावा आपको श्याम शास्त्री, ठीक है, इन सब को जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा था जनक, तो जनक पूछेगा तो यहाँ पे पुरंदर दास ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अमीर खुसरो भी ऑप्शन में दिख रहा है, और अमीर खुसरो जो थे वो तराना शैली के जनक थे, तो ये भी बात थोड़ा सा याद रखेंगे। तराना शैली के जनक कौन थे, अमीर खुसरो। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन जो है संरक्षित क्षेत्र कावेरी नदी बेसिन में स्थित है।
कावेरी नदी बेसिन में स्थित जो है बताना है कौन है। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य है, नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान है, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र है, उपरोक्त सभी। देखिए, करेक्ट जो लोग भी डी कर रहे हैं बिल्कुल सही है। वायनाड का वन्यजीव अभयारण्य, नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान हो गया, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सारा ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका। ठीक है। कावेरी नदी बेसिन का विस्तार देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से लेके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इस सब राज्यों में आपको फैला हुआ है। अगला देखते हैं, ये प्रश्न संख्या आपको 7। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के संदर्भ में बताइए कौन सा सही है। इसका गठन 2009 में फरवरी में हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के जिन राज्यों से गंगा नदी गुजरती है उन राज्यों के मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के सदस्य होते हैं। तो अच्छा प्रश्न है, बताना है कौन सा इसमें आंसर होगा। देखिए, यह रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, 1 2 है, 2 3, 1 3, 1 2 3 सभी सत्य है। ठीक है, 7 का आंसर करें आप लोग। मैं थोड़ा सा यदि वक्त दे रहा हूँ तो आप लोग आंसर करते रहें। ठीक है, 2 घंटे का अप्रॉक्स जो है टेस्ट होना चाहिए, लेकिन 2 घंटे से थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट अच्छे से हम लोग टेस्ट कंप्लीट करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की बात किया जाए तो गठन फरवरी 2009 में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष भी होते हैं, और गंगा नदी जहां से गुजरती है उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। तीनों ही आपको क्या है, करेक्ट है। तो ऐसे में जो है आपका ऑप्शन जो है डी ही करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखिए, संकटग्रस्त प्रजाति है खर्राई ऊंट भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। कच्छ, जोधपुर, तराई क्षेत्र या सिलचर। ये खराई ऊंट भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, और ऐसा ऐसा प्रश्न आपके आर में पूछा जाता है। देखिए, तो सही करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन ए कच्छ, गुजरात। ठीक है, भारत के कच्छ गुजरात में ही पाया जाता है, और ये मैंग्रोव का तराई पे ये लोग निर्भर होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, कथन और कारण दिया गया है। पहला देखेंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है। ये पादप और प्राणियों के विकास और वृद्धि हेतु अनुकूलतम दशाएं पाई जाती है। ठीक है, बताना है कौन सा इसमें सही है, आंसर करें। देखिए, सबसे पहले लिखा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के अनुकूलतम बायोम पाया जाता है, यानी यहाँ पे आपको ज्यादा जो है आपको जैव विविधता देखने को मिलती है, बात सही है। ये पादप और प्राणियों के विकास के लिए, वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशा भी होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जहाँ भी वर्षा वन होगा, यहाँ पे आपको प्राणी हो, पादप हो, उनके लिए अनुकूल जो है परिस्थिति होता है, उनके वृद्धि के लिए, दोनों सही है। ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पारिस्थितिक संक्रमण, ग्रीन आर्मी है, ऑस्ट्रेलिया पारिस्थितिक तंत्र, टांसले, धान की खेती, प्रकृति पारिस्थितिक तंत्र, कौन सा सुमेलित नहीं, आंसर करें। देखिए, पारिस्थितिक संक्रमण बेनेट ये सही है। ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया, पारिस्थितिक तंत्र टांसले के द्वारा ही ये बताया गया था। लास्ट यहाँ पे दिया है धान की खेती प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। देखिए, धान की खेती कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, ना कि प्राकृतिक। ठीक है, तो ऐसे में ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। देखिए, पूछा गया एम स्ट्रिप्स शब्द किसके रख रखाव के संदर्भ में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, बताना है आपको। एम जो है स्ट्रिप्स शब्द का प्रयोग जो है हाथियों के, शेरों के, बाघों के या जंगली जो है गधों के। आंसर करें इसका। मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इनिशिएटिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, इसका फुल फॉर्म यही बनता है। जिसके फुल फॉर्म में इसका नाम छुपा है, तो ये करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, बाघों के लिए ही होगा। ठीक है, तो ये बाघों के लिए है, और जीआईएस आधारित जो है तंत्र का ही प्रयोग करता है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का। ठीक है, अगला देखते हैं, शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा, एनएसओ के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आंसर करें इसका। देखिए, शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन संकलित करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है। देखिए, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ऑप्शन ए ही बन जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी जो है संगठन के द्वारा। ठीक है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है
देखेंगे तो ये सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस के द्वारा ही। अगला देखिए, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? राष्ट्रीय आय जो है समिति बनी थी, उसमें कौन संबंधित नहीं थे? आंसर करें। पीवी महालनोबिस है, बीके आर बी राव है, डी आर गाडगिल है, या सी आर राव? देखिए करेक्ट आंसर डी, जो लोग भी कर रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए 1949 में जो ये नियुक्त किया गया था, राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई थी, तो अध्यक्ष महालनोबिस ही थे इसके। और इसके साथ, इनके साथ जो है सदस्य गाडगिल, उसके अलावा जो है बी के आर राव, ये सब इसमें थे। सी आर राव इसमें बिल्कुल नहीं थे। अगला देखिए, पाल्मरेशिया संबंधित है, पूछा गया है। ये थोड़ा सा आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ये पूछा गया आपको पाल्मा रेशियो। ठीक है, पाल्मा रेशियो का हम लोग, पाल्मा रेशियो किससे संबंधित है? पर्यावरण क्षति से, आय विषमता मापन से, बेरोजगारी से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या बनेगा? बी, जो लोग भी कर रहे हैं बिल्कुल सही है, आय विषमता मापन से। ठीक है, आय विषमता मापन के लिए जो है हम लोग रेशियो यूज करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 15। देखिए पूछा गया, जल विद्युत परियोजना अवस्थिति है, इसको आपको सुमेलित करना है। ठीक है, चमेरा है, सलाला है, कोयना है, शाबिरगिरी है। तो बिल्कुल फैक्चुअल सा प्रश्न, ऐसा ऐसा प्रश्न बनाया जाता है। देखिए आरो एरो का जो प्रश्न पूछने का प्रकृति है वो मैक्सिमम फैक्चुअल ही है, तो आपको डाटा याद होना ही चाहिए। देखिए चमेरा कहाँ पे है? चमेरा आपको हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, सलाला की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में ही है। ये सब जल विद्युत परियोजना है आपका। कोयना कहाँ पे? आपको महाराष्ट्र में है। ठीक है, और शाबरीगिरी ये केरल में। तो यहाँ पे तो एक, दो, चार और तीन, एक दो चार तीन जो लोग भी कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन संख्या बी जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान योजना को समाप्त कर दिया गया? रोलिंग प्लान योजना को कब समाप्त किया गया? 1977 में, 78 में, 1979 में, 1980 में? देखिए करेक्ट, जो लोग भी डी कर रहे हैं बिल्कुल सही है, 1980 में। देखिए ये रोलिंग प्लान का अवधारणा जो है, ये गुन्नार मिडर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत में ये जो है पहली बार जो है जनता सरकार के द्वारा 1978 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, फिर बाद में 1980 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। अगर पूछा जाता रोलिंग प्लान जो है लागू कब से किया गया था, आपका आंसर 1918 हो जाता, 78 हो जाता। ठीक है, अगला देखिए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा वर्ष में कितनी बार की जाती है? आंसर करें इसका। जो न्यूनतम एमएसपी की बात की जाती है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का, कितनी बार इसकी घोषणा की जाती है? देखिए दो बार ही की जाएगी, एक तो रबी फसल के लिए और एक आपको खरीफ फसल के लिए। दो बार ही जो है इसकी घोषणा की जाती है। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का स्थापना वर्ष 1984 है। बागवानी बोर्ड का मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में है। इसका बताना है कौन सा सही है। बागवानी बोर्ड का स्थापना 84 में और मुख्यालय अहमदाबाद में। आंसर करें इसका 18 का। देखिए बिल्कुल करेक्ट है, पहला जो है यहाँ पे जो लोग भी आंसर ए कर रहे हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। देखिए बागवानी बोर्ड का स्थापना 1984 में हुआ था, बिल्कुल ही सही है बात। लेकिन मुख्यालय इसका अहमदाबाद में नहीं है, तो आखिर है कहाँ? तो मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। याद रखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ पे है आपको, तो गुरुग्राम हरियाणा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सब्सिडी को व्यापार को आंशिक रूप से बाधित करने वाली सब्सिडी माना जाता है? ब्लू बक्स है, ग्रीन बक्स, वायलेट बक्स, या इनमें से कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर जो है, जो लोग भी ये ऑप्शन कर रहे हैं बिल्कुल सही है। ब्लू बॉक्स जो है सब्सिडी, व्यापार को आंशिक रूप से बाधित करने की सब्सिडी माना जाता है। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कृषि समझौता के अंतर्गत उत्पादन के उद्देश्य से सब्सिडी जो है जैसे बिजली, सिंचाई, उर्वरक वगैरह में हम लोग देते हैं। चलिए अगला देखते हैं।
राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद से कम होगा यदि राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद से कम होगा कब? विदेशी शुद्ध कारक आय ऋणात्मक हो जाए, विदेशी शुद्ध कारक आय धनात्मक हो जाए, विदेशी शुद्ध कारक आय घरेलू उत्पाद के बराबर हो जाए, इनमें से कोई नहीं। ये तो बिल्कुल ही सामान्य सा प्रश्न, आंसर करें इसका। सिंपल सा पूछा गया है कि राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद से कम कब हो जाएगा। देखिए जो लोग भी आंसर ए कर रहे हैं बिल्कुल सही है, विदेशी शुद्ध कारक आय ऋणात्मक हो जाए। देखिए बात किसका हो रहा है? राष्ट्रीय उत्पाद का। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पाद। अब राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू होता क्या है आपका? घरेलू उत्पाद, ठीक है, प्लस माइनस विदेशी, विदेशी जो शुद्ध कारक आय है। तो विदेशी शुद्ध कारक आय यदि ऋणात्मक हो जाता है मान लीजिए, तो ओवरऑल राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगा? ये अगर वैल्यू ज्यादा हो जाएगा निगेटिव का, मान लीजिए निगेटिव का 10 हो गया, ये मान लीजिए जो है 9 है, तो यहाँ पे ओवरऑल माइनस 1 ही आ जाएगा। तो विदेशी शुद्ध कारक आय जब ऋणात्मक होगा तो राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद से कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये सिंपल मैथमेटिक्स था। अगला प्रश्न है आपका, द ग्रेट डिवाइड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मेनार्ड किन्स मार्शल, प्रोफेसर राजकृष्ण या जोसेफ स्टिग्टज? फैक्चुअल सा प्रश्न है। देखिए करेक्ट आंसर जो है, जो लोग भी डी कर रहे हैं बिल्कुल सही है, जोसेफ यहाँ पे स्टिग्टज जो है सही आंसर है। द ग्रेट डिवाइड पुस्तक के लेखक जोसेफ स्टिग्टज हैं, ये अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से कौन सा वीटो भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, बताना है। अत्यंतिक वीटो है, विश्लेषित वीटो, निलंबनकारी वीटो या पॉकेट वीटो? आंसर करें 22 का। देखिए जो लोग भी यहाँ पे ऑप्शन बी कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, विशेषित वीटो। ठीक है, आप देखेंगे अनुच्छेद 111 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके तहत जो है राष्ट्रपति को विधेयक से संबंधित वीटो का शक्ति का उल्लेख है। वैसे में भारत के राष्ट्रपति के पास जो है अत्यंतिक वीटो है। ठीक है, इसके अलावा जो है निलंबकारी वीटो और पॉकेट वीटो, 3 प्रकार का वीटो शक्ति दिया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, विशेषित जो है वीटो ऐसा कुछ नहीं है, ये भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, ये जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, अगला देखिए, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पे ही की जाएगी और उसी प्रकार अभिव्यक्त भी होगी, ये बात कहाँ लिखा गया है? अनुच्छेद 63 है, 74, 75 या 77? देखिए भारत सरकार का समस्त जो है कार्यपालिका का कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम पे ही किया जाता है, ये बात कहाँ लिखा गया? अब बिल्कुल डी जो लोग भी कर रहे हैं करेक्ट है यहाँ पे, अनुच्छेद 77। ठीक है, अगला देखिए, केंद्र सरकार के मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? आंसर करें, 24 आसान सा प्रश्न है ये सब। तो देखिए केंद्र सरकार का कोई मंत्री है, ये किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद जो है धारण करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 75 आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे मंत्रियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी लिखा गया है और उसी में बताया गया आपको कि मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद पे बने रहेंगे। इसका मतलब सिंपल सा बात है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास मत में है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 25। हाल ही में पारित जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, देखिए करंट अफेयर में भी इस पे चर्चा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में व्यक्त करता है? देखिए नारी जो है शक्ति बंधन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 105वां, 6वां, 7वां या 8वां? आज ही सुबह में जो करंट आपको डाला गया है वहां भी इस पे चर्चा हुआ है। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? आंसर करें इसका। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, 106वां संविधान संशोधन। ठीक है, 33% जो है भागीदारी सुनिश्चित की गई है संसद और राज्य के विधानसभा में महिलाओं के लिए। ठीक है, तो 106वां संविधान संशोधन अभी 2023 का ही है। अगला देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संबंधित मूल अधिकार निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत एक मूल अधिकार है? समता का अधिकार है, शोषण या स्वतंत्रता?
ये तो आप लोग इजीली बता सकते हैं। ये अपराधों के लिए दुस्सिद्धि के संबंध संरक्षण वाली बात कहाँ की गई है आपको? आर्टिकल 20 में। हाँ, करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे आपका सी बन जाएगा। स्वतंत्रता का ही अधिकार है ये। वैसे तो भाग 3 में देखेंगे 12 से लेकर 35 तक, ठीक है, मूल अधिकार का आपको बात किया गया है भाग 3 में, ठीक है। और इसी में 20 में आप पढ़ेंगे। अब स्वतंत्रता का अधिकार जो है कहाँ से कहाँ तक है आपका? 19 से लेकर 22 तक है। चूंकि ये 20 में है तो स्वतंत्रता का ही अधिकार हो जाएगा। अगला देखें। छोटी आंत के किस भाग को कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पूर्ण पाचन से हो पूर्ण प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है? देखिए, छोटी आंत के किस भाग में। ऐसे तो आपको पता है पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही सब होता है, किस भाग में होता है ये पूछा गया। अच्छा प्रश्न, आंसर करिए। ग्रहणी जो है ड्यूडम, क्षुद्रांत यानी इलियम, मध्यांत्र जेजुनम, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन आपका अब बी जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए, ऐसे जो है छोटी आंत की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा भाग होता है। इसका लेंथ जो है काफी बड़ा होता है। छोटी आंत इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डायामीटर क्या होता है आपको? कम होता है, ठीक है। तो डायामीटर कम होने से इसका नाम छोटी आंत पड़ा। बाकी लेंथ में तो ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। 3 भाग होता है इसमें, ड्यूडनम, इलियम, जेजुनम होता है। और छोटी आंत में ही देखेंगे तो भोजन का पाचन जो है यहाँ पर पूर्ण हो जाता है और पोषक तत्वों को यहाँ से अवशोषित करके और शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। इसमें देखेंगे तो इलियम जो क्षुद्रांत है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। छोटी आंत का लंबाई लगभग कितना से कितना होता है? आप चाहे तभी कमेंट करके लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। मानव हृदय की भित्ति 3 परतों से मिलकर बनी होती है। उसके सबसे बाहरी और मध्य और सबसे भीतरी परत का सही जो है क्रम लगाना है। सबसे बाहरी कौन है, मध्य कौन और भीतरी कौन? 28 आंसर करें। देखिए, करेक्ट आंसर यहाँ पे सी जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है। एपी जो है कार्डियम, मायोडियम और एंडोकार्डियम, ठीक है। अगला देखते हैं। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। मस्तिष्क का भाग है और उनका कार्य है। देखिए, प्रमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है, थैलेमस है और मेडुला है। इनका कार्य क्या होता है? आपको बस ये सुमेलित कर देना है, आप इजली बना सकते हैं। यानी पहला आपको शेरेब्लम दिया है, शेरेबिलियम, थैलेमस या मेडुला। देखिए, जो प्रमस्तिष्क होता है उसका काम क्या होता है आपको? तो ज्ञान, चेतना, विचार की सहायता। तो ये तो 3 बनेगा। अनुमस्तिष्क का काम क्या होता है? शरीर में संतुलन बनाए रखना। थैलेमस का काम क्या होता है? यहाँ पे दर्द का एहसास वगैरह, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब मेडुला का कार्य क्या होता है? श्वास, हृदय गति, पाचन को नियंत्रित करना। यहाँ पे 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 और 3 4 2 1 ऑप्शन जो है बी। चलिए अगला देखते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन है। चलिए इसको थोड़ा जूम इन कर देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, अब आंसर करें इसका। अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन है, आंसर करें इसका 30 का। देखिए, पैराथायराइड है, पीयूष है, पिनियल है। इनमें से कौन सा हार्मोन जो है आपको स्रावित होता है? देखिए, पैराथायराइड से जो है आपको कैलिस्टिनोनिन, तो ये 4 हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि से जो है आपको गुने जो है डो ट्रोपिन, तो यहाँ पे 3 हो गया। पिनियल से बात करेंगे तो ये मेलाटोनिन, और अग्नाशय लास्ट में बचा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका सोमा टोस्टाटिन। तो यहाँ पे 2 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन डी ही बिल्कुल करेक्ट है जो लोग डी कर रहे हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 31। देखिए, कथन कारण दिया गया है, पहला कथन को पढ़ेंगे। एंजाइना रोग एक हृदय संबंधी रोग होता है। एंजाइना रोग में हृदय में उपस्थित वाल्व ठीक प्रकार से कार्य करने में असमर्थ होते हैं, जिससे रुधिर विपरीत दिशा में बहने लगता है। बताना है इसमें कौन सा सही है। ये प्रश्न संख्या आपका 31, आंसर करें। अच्छा प्रश्न है, ये आपका ऑप्शन है।
देखिए यहाँ पे सही है। एंजाइना रोग एक हृदय संबंधित बीमारी है, इसमें तो बिल्कुल करेक्ट है ये। जो लोग भी सी ऑप्शन कर रहे हैं करेक्ट है। एंजाइना रोग में हृदय के उपस्थित भाल्व ठीक उसी प्रकार कार्य करने में असमर्थ जिससे रुधिर विपरीत दिशा में बहने लगती है। ये बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट नहीं है। इसमें भित्ति के सुचारू रूप से जो है रुधिर प्राप्त नहीं होने के कारण ये होता है, तो ऐसे में ये गलत हो जाएगा। अच्छा, ये जो कंडीशन आपको दिया गया है, तो ये जो है कपाटीय रोग में ये देखने को मिलता है। ठीक है, कि हृदय में उपस्थित भाल्व जो है ठीक उस प्रकार कार्य करने में समर्थ होता है जिससे रुधिर जो है विपरीत दिशा में, ये कपाटीय रोग में होता है। तो यहाँ पे सी ही ऑप्शन करेक्ट जो है, जो लोग की है बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ष 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया था? अवध किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? बाबा रामचंद्र, दुर्गापाल सिंह, केदार पांडे या कोई नहीं इनमें से? ये तो आसान सा प्रश्न है, आंसर आप लोग अभी तक कर भी लिए होंगे। और करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए ही बनेगा, बाबा रामचंद्र। अगला देखिए, कथन कारण दिया गया है पहला, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जिले में मुख्यतः दलहन तिलहन की खेती की जाती है। मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है। बताना है कौन सा इसमें सही है। ये भी आसान सा आप सभी के लिए प्रश्न है। प्रश्न संख्या ये 33 है। देखिए ए ही करेक्ट होगा बिल्कुल। मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली में देखेंगे दलहन तिलहन, तिलहन कहा, तो यहाँ पे जो है लाल मिट्टी पाई भी जाती है, ये भी बात क्या है आपको सही है। लाल मिट्टी में देखेंगे तो नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है और लौह अंश का अधिकता पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में लाल मिट्टी जो है दलहन और तिलहन के लिए बेहतरीन माना जाता है। अगला देखिए 34। देखिए यहाँ पे है गलत कथनों का चयन करना है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा जूम इन कर देते हैं। ऑप्शन दिख रहा होगा, राप्ती नदी देवरिया जिले में घाघरा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी लखीमपुर और बहराइच जिले में सीमा बनाती है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। काली नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम लखीमपुर खीरी जिले में प्रवेश करती है। आंसर करें 34 का। इसमें आपको गलत कथन चुनना है। देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन 4 देखें यहाँ पे, काली नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम लखीमपुर खीरी जिले में प्रवेश करती है। देखिए, काली नदी के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम ये पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है। ये तो क्लियरली गलत है। यहाँ पे देखिए, राप्ती नदी देवरिया जिले में घाघरा नदी मिलती है, करेक्ट है ये। घाघरा नदी लखीमपुरी और बहराइच में सीमा बनाती है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। तीनों ही करेक्ट है। यहाँ पे गलत बताना था, ऑप्शन ये ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 34। ये व्यक्ति है और उनका जन्म स्थल बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। अमीर खुसरो कासगंज, यहाँ पे शेख फैजी आगरा है, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, टोडरमल सीतापुर। इसमें बताना है कौन सा गलत है। आंसर करें इसका जल्द से जल्द। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सी, राम प्रसाद बिस्मिल ये गोरखपुर से नहीं थे। इनका जन्म जो है 1897 में कहाँ पे हुआ था? शाहजहांपुर जिले। ठीक है, अगला देखते हैं। बाकी सब सही है। उत्पाद है, संबंधित जिला है, ये आपको सुमेलित करना है। बांसुरी, मूंज, तारकशी, गुण। देखिए, बांसुरी जो है कहाँ पे? पीलीभीत में, तो ये का तो 4 बनेगा। मूंज की बात करें तो ये प्रयागराज, 1 हो गया। तारकशी ये मैनपुरी, 2 बन गया। लास्ट में है पे गुड़, मुजफ्फरनगर। 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन बी में ही दिख रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व व्यापार रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये तो आसान सा फैक्चुअल सा प्रश्न है। विश्व व्यापार रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? करेक्ट आंसर आप लोग किए होंगे, बिल्कुल सही है, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा ये जो है WTO के द्वारा जारी किया जाता है। ये स्टेबल कब किया गया था, ये भी बात ध्यान रखेंगे।
तो विश्व व्यापार संगठन जो है आपको 1 जनवरी 1991 को जो है इसको स्थापित किया गया था। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व ट्रेंच को प्रदर्शित करता है? प्रत्येक सदस्य देश द्वारा विश्व बैंक को दिया जाने वाला अल्पकोष, प्रत्येक सदस्य देश द्वारा आईएमएफ को प्रदान किया जाने वाला मुद्रा, वाणिज्यिक बैंक द्वारा रिजर्व बैंक के पास रखी जाने वाली मुद्रा या वाणिज्यिक बैंक द्वारा अपने पास रखी जाने वाली। देखिए रिजर्व ट्रेच, सी डी तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं इसमें। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रत्येक सदस्य देश के द्वारा आईएमएफ को प्रदान की जाने वाली मुद्रा। आईएमएफ का स्थापना कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। आईएमएफ का स्थापना 1944 में, ठीक है, और 1945 से प्रभावी हो गया था। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी है। और रिजर्व ट्रेच या स्वर्ण ट्रेच बोला जाए, ये जो है प्रत्येक सदस्य देश द्वारा आईएमएफ को प्रदान किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 39। वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? देखिए करेक्ट आंसर सी, बिल्कुल सी सही आप लोग जो भी कर रहे हैं, हॉट मनी, ठीक है। हॉट मनी हम लोग इसको बोलते हैं, जो शीघ्र पलायन कर जाने वाली जो है प्रवृत्ति की होती है, और इसके स्थान पर अधिक लाभ मिलने की संभावना होती है, ठीक है। अगला देखते हैं मुद्रा जो है संस्फीति, ये स्फीति नहीं है, रिफ्लेक्शन साख मुद्रा की मात्रा घटाएगा, बढ़ाएगा, स्थिर रखेगा, इनमें से कोई नहीं आंसर करे इसका। अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर बी बिल्कुल सही है, बढ़ाई जाती है। देखिए जब देखेंगे सिस्टम में आपको जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा को वृद्धि किया जाता है, ठीक है, वृद्धि कर दिया जाता है जिससे वस्तु के मूल्य में वृद्धि का प्रयास किया जाता है, इसको हम लोग मुद्रा संस्फीति कहते हैं, ठीक है। तो ये जनरली जो है अर्थव्यवस्था में जो है व्यापक मंदी से छुटकारा पाने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1960 में इसका स्थापना हुआ, केवल गरीब देश साख प्राप्त कर सकते हैं, इसमें बताना है कौन सा सही है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के बारे में पूछा गया है, आंसर करें। देखिए पहला तो बिल्कुल करेक्ट है, 1960 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। 1960 में विश्व बैंक के सहयोग से इसका स्थापना किया गया था, ठीक। केवल गरीब देशों को सात साख इसमें प्राप्त कर सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट बन जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार किस वर्ष तक कुल प्रजनन दर 2.1 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर करें इसका। टोटल फर्टिलिटी रेट को जो है घटाकर 2.1 तक लाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? बिल्कुल बी जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है, 2025 तक। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या जो है आपका 43। देखिए ये सुमेलित करना है, भारतीय दलहन संस्थान है, केंद्रीय पक्षी संस्थान है, केंद्रीय कृषि वानिकी है और सब्जी अनुसंधान है। ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार अभी तक किए हैं। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे आपको? कानपुर में है, एक है तो दो बनेगा। पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे आपको? बरेली में, तीन बन जाएगा। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे आपको? झांसी में। और लास्ट बचा सब्जी अनुसंधान, तो ये आपको कहाँ है सब्जी वाला? बनारसी में। 2 3 1 4, और 2 3 1 4 जो है करेक्ट ऑप्शन बी ही बनेगा। अगला देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताना है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें मुख्यतः चूना पत्थर, संगमरमर और एस्बेस्टस इसमें पाया जाता है। धारवाड़ चट्टानों में जो है लौह अयस्क, तांबा और स्वर्ण पाया जाता है। देखिए जो जो लोग भी बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही सही है। देखिए कुडप्पा क्रम के चट्टान का निर्माण जो है धारवाड़ क्रम के चट्टान के अपर्दन और निक्षेपण से ही हुआ है। धारवाड़ क्रम चट्टान में लौह अयस्क वगैरह पाया जाता है इसमें, और एक कुडप्पा में जो है बिल्कुल सही है, ये संगमरमर वगैरह देखने को मिलता है। नेपाल हिमालय के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य स्थित है नेपाल हिमालय। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा इसकी प्रमुख चोटियां है। मुलिंगला और लिपुलेख तो इसमें दर्रे हैं, अधिकांश भाग नेपाल में स्थित है। बताना है कौन सा इसमें सही है।
चलिए इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अभी ऑप्शन बी दिख रहा होगा, आंसर कर सकते हैं आप लोग। देखिए करेक्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सी है यहाँ पे। काली नदी तीस्ता नदी के मध्य स्थित हिमालय है, और माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा प्रमुख चोटियां है, भी करेक्ट है आपका। अधिकांश भाग नेपाल में है, ये भी बात क्या है आपको सही है। चलिए आगे देखते हैं। ये 45 हो गया, 46। देखिए जनजाति और राज्य है, ये आपको सुमेलित करना है। ये तो बिल्कुल फैक्चुअल सा प्रश्न है। चेंचू है, कोया, हलाम या चकमा। चेंचू जनजाति कहाँ का आपको, तो ये मणिपुर तेलंगाना वगैरह में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तो ये का तो 3 बन जाएगा। कोया आपको ये उड़ीसा में, और हलाम, हलाम आपको त्रिपुरा में। और नेक्स्ट देखिए चकमा, चकमा कहाँ हो गया आपको, असम में। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अगला देखते हैं। पूछा गया है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ बांध है और उस पे नदी, यानी कौन से नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है, ये पूछा गया है। ग्रेट कूली कोलंबिया, ह्यूबर टेनेसी है, ओवन श्वेत नली या नील है, और कोबोरावास जो है जाम्बेजी। 47 आंसर करें। देखिए यहाँ पे इनकरेक्ट आपको बताना था, और ऑप्शन है आपका बी ही इनकरेक्ट हो जाएगा, ह्यूबर। ह्यूबर बांध जो है यूएसए में जो है आपको एरिजोन्स और न्योदा के सीमा पे जो है कोलरेडी जो है नदी पे बना हुआ है, ना कि टेनेसी पे। तो ये गलत हो गया, बाकी सब यहाँ पे सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है। कांगो यानी जायरे नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी बड़ी नदी है। ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये डेल्टा का भी निर्माण करती है। इसमें असत्य बताना है। देखिए ऑप्शन ए तो करेक्ट है। कांगे या जायरे नदी जो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी जो है नदी है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती भी है, अटलांटिक महासागर में गिरती भी है। डेल्टा का निर्माण करती है, बिल्कुल ही नहीं करती है। डेल्टा का निर्माण ये नहीं करती है। ठीक है, ये जो है आपको स्टैनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात जो है इसी नदी पर स्थित है, ये भी बात याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पठार कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कांगवा, जास, अबिसिनिया या बाई का पठार। आंसर करें 49 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या बनेगा। कॉफी उत्पादन के लिए पूछा गया है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन जो है सी सही है, अबिसिनिया का पठार। ठीक है, देखिए कटंगा पठार पहला ऑप्शन में था, ये जो है तांबा और हीरा के लिए जो है फेमस है। चास का पठार ये टीन भंडार के लिए है। ये वाई का पठार जो है ये आपको अंगोला स्थित है, अनेक नदियों का उद्गम क्षेत्र है यहाँ पे। तो यहाँ पे अबिसिनिया का पठार ये आपको इथोपिया में स्थित है। ये कॉफी के लिए जो है प्रसिद्ध है। यही पूछा गया था आपसे। अगला 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो ऋग्वेद का मंडल और एक तरफ रचयिता है। द्वितीय, तृतीय, षष्ठ और सप्तम मंडल। देखिए पहला तो सही है, द्वितीय मंडल के जो है भार्गव ही है। तृतीय के विश्वामित्र है। षष्ठ के भारद्वाज है। सप्तम मंडल वामदेव एक बिल्कुल क्या है इनकरेक्ट है। सप्तम मंडल का रचयिता कौन है आपको वशिष्ठ है। ये वामदेव जो है किस मंडल के रचयिता है। वामदेव जो है आपको ये चौथे मंडल, चतुर्थ मंडल के रचयिता है। किस मध्यकालीन शासक ने बुल्लर झील में एक कृत्रिम जो है द्वीप जैना लंका का निर्माण कराया था। देखिए बी जो लोग भी कर रहे हैं बिल्कुल सही है, जैनुल अबिदीन। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे जो है उड़ीसा का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जो है बनवाने का श्रेय प्राप्त है। ठीक है, थोड़ा सा हम फास्ट रहेंगे यहाँ पे, चूंकि आप सभी के एग्जाम नज़दीक है, तो थोड़ा कम टाइम एक्सपेंड करके अगर काम चलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन पर फोकस कर सकते हैं।
देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शन ए जो है अनंत बर्मन जो है चोडगंग, उड़ीसा का प्रसिद्ध जो है जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, तो ये अनंत जो है बर्मन चोडगंग, यही उड़ीसा में एक जो है शक्तिशाली राज्य की स्थापना किए थे। और उड़ीसा का जो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है बनवाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। 1076 से लगभग 70 वर्ष तक जो है शासन किया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस एक की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा नहीं की गई थी। सिक्के पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा, एकता प्रथा, रक्त और लौह की नीति, तुर्काने चहलगामी। क्लियरली आप लोग आंसर कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए ऑप्शन जो है सी ही, रक्त और लौह का नीति लाने वाला कौन था आपको, तो ये बलबन था। ठीक है, बाकी सब तो यहाँ पे सही है। अगला देखिए, बाबा फरीद के संबंध में सही कौन है बताना है। पहला, कुछ विचार एवं रचनाएं सिख धर्मों के ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित है, बलबन के दामाद थे। मूल नाम सिख जो है फराउद्दीन गज ए शंकर था, बताना है कौन सा सही है। बाबा फरीद के बारे में पूछा गया है। देखिए कुछ विचार रचनाएं इनका सिख धर्म आदि ग्रंथ से संकलित है, बलबन के दामाद भी थे। इनका मूल नाम जो है फराउद्दीन गजे शंकर, ये बिल्कुल ही सही है तीनों। तो यहाँ पे जो है आपका डी ही करेक्ट बनेगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। उदासी संप्रदाय का स्थापना निम्न में से किस संत के द्वारा किया गया था। ये उदासी जो है आपका, ये क्लियरली आपको दिख नहीं रहा होगा, बस संप्रदाय ही है आपको ये। ठीक है, ये टेस्ट थोड़ा सा ओरिजिनल प्रिंट में अवेलेबल नहीं है, संप्रदाय। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, श्रीचंद। ठीक है, श्रीचंद जो है गुरु नानक के पुत्र थे और इन्हीं के द्वारा उदासी जो है संप्रदाय का स्थापना किया गया था। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। पहला है, ताम्र प्रशान युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे के वस्तु का प्रयोग करते थे, वे मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे, बताना है। असत्य कथन यहाँ पे ढूंढना है। देखिए ताम्र प्रशान के लोग तो पत्थर और तांबा का यूज करते हैं, इसीलिए तो ताम्र प्रशान इसका नाम रखा गया है। ये तो करेक्ट है बिल्कुल, ग्रामीण समुदाय में रहते भी थे, दोनों ही सही है, लेकिन असत्य बताना है। तो आंसर क्या बनेगा, डी ही आप लोग करेक्ट किए होंगे, बिल्कुल सही है। ना तो एक ना ही दो। ये आपको बताना है कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है। एक तरफ व्यक्ति है और एक तरफ उपाधि है, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा जो उपाधि दी गई थी। ठीक है, इसी में बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बिरबल को कवि प्रिय, नरहरि को महापात्र, मोहम्मद हुसैन को जरी कलम, अबुल फजल को शीरी कमल। देखिए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट कर पा रहे हो ना, सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अबुल फजल को सीरी कलम नहीं बोला गया था, सीरी कलम जो है अबुल अब्दुस जो है शमद को बोला गया था, अब्दुस शमद को बोला गया था। बाकी यहाँ पे सही है। अगला देखिए, मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी शरखत नामक प्रमाण पत्र जारी करता था, जिसके पश्चात सैनिकों को वेतन दिया जाता था। मुशरीफ है, मीर बख्शी, हरकारा या मीरे बहर। बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे बी ऑप्शन है, मीर बख्शी। ठीक है, मीर बख्शी नाम का जो अधिकारी होता था वही सरकत नाम का एक प्रमाण पत्र जारी करता था, इसके बाद जो है सैनिकों को वेतन दिया जाता था। किस वर्ष अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को क्षेत्र पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी के क्षेत्र पांडिचेरी पर कब अधिकार कर लिया गया था, आंसर करें इसका। एक्चुअल है ये, इजिली आप लोग बता सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका, देखिए आपको पता है आंसर यहाँ पे बी, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 1761 बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी सेना जो है विजयी हुई थी, और इसके बाद 1761 में जो है फ्रांसीसी क्षेत्र जो है पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया गया था। पानीपत का तीसरा जो है युद्ध निम्नलिखित में से किस मराठा सेना के नेतृत्व में किया गया था। माधवराय प्रथम है, सदाशिव राय भाऊ, माधव नारायण राव या रघुनाथ राव। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, बी बन जाएगा, सदाशिव राव भाऊ। ठीक है, ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट बन जाएगा। देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था आपको, 1761 में। ठीक है, आप लोग चाहे तो पहला और दूसरा भी टाइप कर सकते हैं, कब कब हुआ था। चलिए बता ही देता हूँ। पहला 1526 में, दूसरा आपको 1556 में, तीसरा पूछा गया था तो 1761 में हुआ था। मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच, मराठे में थे आपको
ये सदाशिव भाऊ जो है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 61। देखिए बंगाल का टेनेसी एक्ट के बारे में पूछा गया है कि ये कब पारित किया गया। ये भी फैक्चुअल सा प्रश्न है। करेक्ट ऑप्शन आप लोग कर लिए होंगे, टेनेसी एक्ट जो है डफरिन के समय ही 1885 में। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित घटनाओं कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चौल का युद्ध है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पे अधिकार, भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री, पुर्तगालियों का होर्मुज जल संधि पे अधिकार। ये तो आप लोग बिल्कुल जो है इजिली कर सकते हैं। पहली बार पुर्तगाली फैक्ट्री का स्थापना कब हुआ था आपको? कोचीन में हुआ था, और ये हुआ था आपको 1503 में। ठीक है, पुर्तगाली जो है आपको गोवा पर अधिकार कब किए थे? तो ये 1500 आपको 10 में। ठीक है, पुर्तगालियों का होर्मुज जल संधि, होर्मुज का जल संधि कब? ये तो 1515 में। और लास्ट है पुर्तगालियों द्वारा मलक्का जो है जल संधि पे नियंत्रण, तो मलक्का वाला 1511 में। ठीक है, नहीं पता है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी याद कर सकते हैं आप। देखिए तो इसमें सीक्वेंस लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो 3, फिर 1, 3 1। अच्छा यहाँ पे एक और है, एक और है, अभी चौल का युद्ध है। ठीक है, देखिए चौल का युद्ध जो है यहाँ पे छूट रहा है। चौल का युद्ध जो है 1508 में हुआ था। ठीक है, 1560 में हुआ था। प्रथम पुर्तगाली वायसराय अल्मेडा थे, और मुस्लिम जो है नौसेना बेड़ा, जो मिस्र और तुर्की और गुजरात इसके बीच। अब आप सीक्वेंस इसको लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए 3 तो अभी भी पहले ही होगा। 3 के बाद आपका क्या बनेगा? 1, फिर 2, और नेक्स्ट 5, और उसके बाद 4। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट बनेगा। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने की मांग की गई थी? देखिए आंसर जो है, जो लोग भी ये कर रहे हैं बिल्कुल सही है। 1886 कोलकाता अधिवेशन में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की मांग की गई थी। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे आपको। उसके बाद देखिए आप 1905 दिया है। 1905 की बात करेंगे तो ये बनारस का अधिवेशन था आपका, और इसमें जो है गोखले इसके अध्यक्ष थे। स्वराज विषय पर पहली बार चर्चा की गई थी 1903। 1903 में मद्रास में जो है ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष जो है ललित मोहन घोष, और इसमें जो है भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट और सरकारी गोपनीयता कानून को वापस लाने की मांग की गई थी। 1885 पता ही है, पहला अधिवेशन था डब्ल्यू सी बनर्जी। और इस समय तो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा भारत में जो है किए जाने का मांग वगैरह किया गया था। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 64। 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने बर्बरता और सभ्यता के मध्य संघर्ष बताया? तो ये देखिए होम्स के द्वारा ही बताया गया था। ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। भिन्न भिन्न लोग का भिन्न भिन्न ओपिनियन था। निम्नलिखित जो है कथनों में से कौन सा रॉलेट एक्ट के बारे में सही नहीं है? ये कानून 18 मार्च 1919 को पारित हुआ था। मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून था। अप्रैल जो है 1919 में गांधी जी ने इसके विरोध में देशव्यापी आंदोलन चलाया था। आंसर बताना है, इसमें बताना है कौन संबंधित नहीं है। देखिए सही है, 18 मार्च जो है 1919 को आया था। ठीक है, ये बिल्कुल ही क्या है आपको करेक्ट है। इसके बाद देखेंगे तो बिना अपील, बिना दलील, बिना जो है वकील का इसको कानून भी बोला गया था। ऐसे ही संशय के आधार पर किसी को जो है गिरफ्तार कर लेना। 1919 में जो है गांधी जी के द्वारा देशव्यापी आंदोलन भी चलाए गए थे। मुंह बंद करने वाला अधिनियम नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा गया था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन बी ही आप लोग आंसर कर लेंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रश्न आपका बनता है कि ये मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसको बोलते थे? तो 1858, सॉरी 1878 का आपका था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसी को बोलते थे मुंह बंद करने वाला अधिनियम। अगला देखते हैं, 65 हो गया। 66, जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति के किस बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था? बिल्कुल ये करेक्ट कर रहे हैं आप लोग, वर्धा। ठीक है, वर्धा बैठक में ही भारत छोड़ आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। 1918 में जो है टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना, आंसर करें इसका।
देखिए अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल बी बी सही है, महात्मा गांधी। ठीक है, 1918 में। एशियाटिक जो है रिसर्चेज नामक पत्रिका का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता था? बिल्कुल करेक्ट है, विलियम जोन्स के द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, अगला देखते हैं। संसद के साधारण बहुमत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन नहीं किया जा सकता है? देखिए साधारण बहुमत से कौन नहीं किया जा सकता है? संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद सदस्यों को वेतन भत्ता, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति। देखिए अच्छा प्रश्न है, ये आंसर करें इसका। देखिए आर्टिकल 368, इसके बारे में आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, इसके तहत जो है आपको संशोधन की बात की गई है तीन प्रकार का। एक तो साधारण बहुमत से आप कर सकते हैं, एक विशेष बहुमत से, और एक में विशेष बहुमत के साथ आधे राज्य विधानमंडल की जो है संतुति की भी जरूरत पड़ती है। यहाँ पे पूछा है कि साधारण बहुमत से जो नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में संशोधन करने के लिए जो है विशेष बहुमत और आधे राज्य का स्वीकृति भी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी सब यहाँ पे चल जाएगा। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए असत्य कौन सा है इसमें? ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 की गई थी। अधिकरण के सदस्य केवल प्रशासनिक क्षेत्र के होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इसमें आपको गलत बताना है। देखिए पहला लिखा है कि संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इनकरेक्ट हो गया। आप देखेंगे तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रिब्यूनल है, ये अनुच्छेद 323 ए के अंतर्गत स्थापित क्या है? संवैधानिक निकाय है, 323 ए के अंतर्गत। तो पहला तो गलत हो गया। इसका स्थापना 1 नवंबर 1985 को किया गया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। अधिकरण के सदस्य केवल प्रशासनिक क्षेत्र के होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। देखिए इसमें न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्र के लोग सदस्य होते हैं, और राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन केवल प्रशासनिक नहीं। इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें ध्यान रखेंगे न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्र के जो है इसमें लोग होते हैं। एक और तीन गलत हो गया, ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। देखिए कथन कारण दिया गया, पहले दिया है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, फिर लोकसभा में किया जाता है, लोकसभा में नहीं। ठीक है, अच्छा प्रश्न, आंसर करें। ऑप्शन यही रहा आपका, यार सही है, आर्य का व्याख्या करता है, व्याख्या नहीं करता है, ऐसे करके ऑप्शन है जिस फॉर्मेट में रहता है। देखिए प्रश्न संख्या 71 है। देखिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है, करेक्ट है। देखिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पहले राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, बात बिल्कुल सही है, दोनों सही है। तो ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, व्याख्या भी इसका कर रहा है। अगला देखिए 72, नियंत्रक और महालेखा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, चलिए थोड़ा जूम इन कर लेते हैं इसको। देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा, पहला है सेवानिवृत्त होने के बाद वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। इसका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। वो कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसमें गलत बताना है नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के बारे में। देखिए पहला तो सही है, सेवानिवृत्त होने के बाद ये लोग जो है भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते हैं। वेतन इनका उच्चतम न्यायालय के समान ही न्यायाधीश के होता है। राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, भी करेक्ट है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 148 पढ़ेंगे, इसी में नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के बारे में आपको बताया गया है। पद में जो है केवल उसी रीति के आधार पर जो इनको हटाया जा सकता है, जो उच्चतम न्यायालय के। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इनकरेक्ट क्या बन जाएगा आपका? ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। अगला देखिए,
अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संसद जो है राज्य की आवश्यकता अनुसार सहायता अनुदान दे सकती है? एक्चुअल प्रश्न है, थोड़ा सा हम लोग फास्ट रहेंगे। देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा? 275। 275 में लिखा हुआ है कि संसद जो है राज्यों को आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान कर सकती है। राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारी और सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? देखिए राज्य लोक सेवा का जब कर्मचारी और सदस्य होंगे तो उनके द्वारा किसके द्वारा किया जाएगा? ये तो आप इजली कर लेंगे, राज्यपाल के द्वारा ही, आर्टिकल 318 में लिखा गया। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 75। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु पृथक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया? आंसर करें इसका। देखिए करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही बन जाएगा, 89वां संविधान संशोधन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद का संबंध भविष्य लक्ष्मी विनिर्णय के सिद्धांत से है? करेक्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल ये जो लोग भी कर रहे हैं सही, यहाँ पे गोलकनाथ बना पंजाब राज्य। 26 अक्टूबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार निम्न में से कौन सा सदस्य मुस्लिम लीग से था? जो देखिए 26 अक्टूबर 1946 को सरकार का पुनर्गठन हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग के कौन से सदस्य थे ये पूछा गया है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? डी, बिल्कुल डी बनेगा, आई जो है चुंद्रीगढ़। देखिए इसमें 5 प्रतिनिधि जो है शपथ दिलाया गया था, इसमें आई चुंद्रीगढ़ थे, मुस्लिम लीग के थे। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे कांग्रेस के थे। जैसे यहाँ पे आसफ अली, जान मथाई, CS बाबा, ये सब लोग कांग्रेस के थे। अगला देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र के प्रदान की गई है? तो कौन सा अनुच्छेद है आपको? बिल्कुल सी करेक्ट कर रहे हैं आप लोग। अनुच्छेद जो है 248। 248 के अंतर्गत ही अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को जो है प्रदान की गई है। अगला देखिए, विश्व में प्रसिद्ध और उद्योग केंद्र है, और ये कहाँ पे है उद्योग? तो ये आपको मैचिंग करना है, मैचिंग कर सकते हैं आप लोग। देखिए गोरकी रूस ये किसके लिए प्रसिद्ध है आपको? तो लौ इस्पात के लिए है, तो ये का तो एक ही बन जाएगा। शिकागो USA ये जो है मांस प्रसंस्करण के लिए, तो ये भी सही है। काहिरा जो है आपका मिस्र सूती वस्त्र के लिए, और तुरीन इटली जो है मोटर कार के लिए। तो 1 2 3 4 ही ऑप्शन यहाँ पे आपका ये ही करेक्ट बन जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अध्यारोपित नदी का उदाहरण नहीं है? 80 के आंसर करें। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये ही बन जाएगा, ब्रह्मपुत्र। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन राज्यों के अंतर्गत शामिल नहीं है? देखिए प्रश्न ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। बाल्कन राज्यों में कौन शामिल नहीं है बताना है आपको। इस्तेनिया, यूनान, रोमानिया और अल्बानिया। इस्तेनिया जो है बाल्टिक राज्य है, बाकी सब इसमें करेक्ट है। मेसर्टा पठार स्थित है कहाँ पे? स्पेन, पुर्तगाल के मध्य, फ्रांस और पुर्तगाल का, पुर्तगाल और जर्मनी, स्पेन और फ्रांस। आंसर सही करे इसका। सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेसेटा पठार, ये स्पेन और पुर्तगाल के मध्य स्थित है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट बन जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से देखिए सारा फैक्चुअली प्रश्न यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। विश्व के प्रमुख नदियां और उद्गम स्थल बताना है। नील नदी है, विक्टोरिया झील, बोल्गा, बलदाई पठार, सेंट लॉरेंस, ओंटेरिया झील, और टिगारिस जो है कोलंबिया झील। करेक्ट आंसर यहाँ क्या बन जाएगा आपका? देखिए पहला तो करेक्ट है, नील, विक्टोरिया झील, बोल्गा, बलदाई पठार, सेंट लॉरेंस, ओंटारिया। यहाँ पे जो है टिग्रिस, ये कोलंबिया झील दिया गया है, यही गलत हो गया आपका। टिग्रिस जो है आपको टारस पर्वत हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। इस मार्ग को बृहत्तम जो है ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है, बताना है, सही कथन चुनना है इसमें। आंसर करें इसका।
देखिए T4 का क्या आंसर बन जाएगा आपका? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम समुद्री जलमार्ग है। इस मार्ग को बृहत मार्ग भी कहते हैं। दोनों ही सही, ऑप्शन सी कलेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संयुक्त जलधारा को लाप-लाटा भी कहते हैं? ये भी फैक्चुअल सा प्रश्न है। करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा? ऑप्शन ए ही, पराना और पराग्वे। इन्हीं के संयुक्त जलधारा को जो है लाप-लाटा बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित में से किस एक यौगिक को लाल दवा के नाम से भी हम लोग जानते हैं? विरंजक है, कैल्शियम यहाँ पे ऑक्साइड है, पोटेशियम परमैंगनेट या कैल्शियम कार्बोनाइड कार्बाइड है। लाल दवा के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट जो है आपका, इसी को जो हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। ये जो है बैगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका उपयोग जल में कीटाणु रहित जो है करने के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक का उपयोग यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में किया जाता है? न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में, यानी उसकी गति को कम करने में किसका प्रयोग किया जाता है? आसान सही प्रश्न है। सही क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? ड्यूटेरियम। यहाँ पे नहीं, ड्यूटेरियम नहीं, भारी जल हो जाएगा, D2O। अगला देखते हैं, प्रयोगशाला उपकरण बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? प्रयोगशाला उपकरण के लिए किस प्रकार का कांच का प्रयोग हम लोग करते हैं? देखिए बोरीसिलिकेट का यूज करते हैं, या पायरेक्स कांच भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट बन जाएगा। यदि पानी 12 लीटर हो तो वह जमने के बाद क्या हो जाएगा? 12 लीटर ठोस बर्फ में बदल जाएगा, 12 लीटर से कम ठोस बर्फ में बदल जाएगा, 12 लीटर से अधिक ठोस बर्फ में बदल जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए एक्सेप्शन ही है, बहुत अच्छा प्रश्न है। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे? सी, 12 लीटर से अधिक ठोस बर्फ में बदल जाएगा। देखिए अधिकतर देखेंगे तो द्रव जो है जब ठोस में बदलता है तो वो सिकुड़ जाता है, यानी उसका आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पानी के साथ उल्टा है। ठीक है, ये सिकुड़ने के बजाय थोड़ा फैल जाता है, तो 12 लीटर से ज़्यादा हो जाएगा। उबलते जल की अपेक्षा भाप में जलने में कष्ट ज़्यादा होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? जल की अपेक्षा भाप का गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है। देखिए पहला ही ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है, आगे जाने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। रियो +5 आयोजित हुआ था कहाँ पे? रियो डी जो है जेनेरियो में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, या वाशिंगटन डीसी में? देखिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे आपका? बी, न्यूयॉर्क में। रियो +5, या इसको पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं, ये आपको 1997 में, ठीक है, न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 92। पूछा गया यहाँ पे कि साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिसे उत्पन्न किया जाता है। देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा? सी ही, कृत्रिम मौसम। ठीक है, आंसर आप लोग पहले करते रहे। डोल ड्रम के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। यह धरातलीय क्षैतिज पवनों का जन्म होता है, इस संवहनीय धाराएं चलती है, बताना है कौन सा इसमें सही है। 93 का आंसर करें। 93 यहाँ पे क्या बनेगा आपका? डोल ड्रम के बारे में असत्य बताना है। यहाँ पे धरातलीय क्षैतिज पवनों का जन्म होता है, ये तो यहाँ पे असत्य हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 94। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा वर्ष 1942 में 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है? आज थोड़ा सा हम फैक्चुअल रह रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड में हम लोग कर रहे हैं टेस्ट, क्योंकि टारगेट है कि 2 घंटा के अप्रॉक्स में कर ले, 2 घंटा से कम में कर ले तो बेहतर है। ठीक है, देखिए वर्ष जो है 1992 में 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी, पूछा गया, अभी फैक्चुअल है बिल्कुल। देखिए 8वीं अनुसूची में है कितना? 22 भाषा है आपका टोटल। 1992 में कौन शामिल किया गया था, यही पूछा गया है। मूल रूप से तो 14 ही भाषा था, इसमें बाद में इम्प्लीमेंट कर करके 22 कर दिया गया।
1992 में जो है 71वां संविधान संशोधन किया गया था, और इसी में आपको कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया था। तो यहाँ पे मणिपुरी दिख रहा है, तो यही अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ घराना के बारे में जो है गलत बताना है, कौन सा गलत इसमें कथन है। चलिए जूम इन कर लेते हैं। देखिए ये आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा। इस घराने की नींव उस्ताद जो है बख्शू खान ने रखी थी। ख्याल और ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। इस घराने में इमाम बाई, चित्रा बाई, रसूल बाई, ख्याल और ध्रुपद धमार शैलियों की मुख्य गायिका है। इस घराने में खुर्शीद अली खां ख्याल गायकी के पितामह कहे जाते हैं। इसमें क्या बताना है आपको, गलत कथन ढूंढना है। देखिए न्यू जो है उस्ताद जो है बख्शू खान के द्वारा रखा गया था, ये तो करेक्ट है आपका। ठीक है। इसके बाद देखेंगे ख्याल और ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। इस ख्याल में खुर्शीद अली खां ख्याल गायकी के लिए पितामह भी कहे जाते हैं। ये तीनों बिल्कुल सही है। यहाँ पे इनकरेक्ट आपको क्या है, तो ऑप्शन यहाँ पे 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बी, ये बनारस घराने से ये लोग हैं। ठीक है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 96। कौन सा सही सुमेलित नहीं है संगठन है और इसका संस्थापक है। इजिली आप लोग बता सकते हैं। नौजवान जो है भारत सभा, अभिनव भारत है, भारत माता सोसाइटी, अनुशूलम समिति। देखिए नौजवान भारत जो है सभा की बात करें, भगत सिंह ही थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। भारत माता सोसाइटी अजीत सिंह थे इसमें। अनुशूलन समिति जो है आपको परमनाथ मित्र। अच्छा यहाँ पे जो है सही सुमेलित आपसे पूछा गया है, तो नौजवान भारत सभा, तो ये तो आपको भगत सिंह होंगे, ये तो सही है। ठीक है। अभिनव भारत में कौन थे, ये अश्विन कुमार दत्त नहीं, ये तो आपको बीडी सावरकर थे, विनोद दामोदर सावरकर थे, ये तो गलत हो गया। हाँ ये सही है, अजीत सिंह, ये भी सही है आपका, और ये भी सही। हाँ गलत बताना है, ठीक है, ऑप्शन बी ही आपका यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। 97 देखते हैं। देखिए पत्रिकाएं पुस्तक है, संस्थापक है, इसको तो सुमेलित करना है, इजी है। देखिए युगांतर, युगांतर किसका था आपको, वरिंद्र कुमार घोष का, 1 का 3। भवानी मंदिर, ये अरविंद घोष का, 2। भारत माता अजीत सिंह, और बंदी जीवन सचिंद्र सन्याल, तो एक हो जाएगा 3 2 4 1। 3 2 4 1 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन बी में। ठीक है। चलिए एक एक प्रश्न का आंसर आप लोग करते रहें। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों को आरोही क्रम में लगाना है। देखिए अनुसूचित जाति है, यानी इस चीज के बारे में आपसे पूछा गया है, और ये भी जो है ध्यान देंगे तो आपको कैसे सजाना है, तो ये आरोही क्रम में। तो इसमें आंसर क्या बन जाएगा आपका, पी, हरदोई, प्रयागराज और सीतापुर। नगद आरक्षण अनुपात के तहत अनुसूचित बैंकों को अपनी जमा राशि के कम से कम कितने प्रतिशत बराबर राशि भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। कैश रिजर्व रेशियो के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए कम से कम यहाँ पे दिया गया है, कम से कम जो है 3%, और अब रिजर्व बैंक चाहे तो इसको बढ़ा भी सकता है। ठीक है, बढ़ाकर 15% तक कर सकता है। ठीक है, तो वैरी करता है, तो कम से कम पूछा गया था तो यही होगा। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुविवाह व्यवस्था अपनाती है, तो ये जो है आपको ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, जौनसारी। निम्नलिखित जलप्रपातों में कौन सा एक पश्चिमी घाट में स्थित है, धुआंधर है, कपिल धारा, दूध सागर या चित्रकूट। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, दूध सागर। दूध सागर जो है ये पश्चिमी घाट में है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पे जो है मांडवी नदी पे है ये। बाकी देखे तो ये धुआंधर जो है कहाँ पे है आपको, तो ये नर्मदा नदी पे। चित्रकूट जलप्रपात की बात करेंगे तो ये जो है आपको चित्रकूट इंद्रावती नदी पे, और कपिल धारा ये जो है आपको नर्मदा नदी पे ही हो जाएगा। अगला देखते हैं 102। देखिए यहाँ पे विद्रोह का केंद्र नेतृत्व करता है, बताना है, आसान सा प्रश्न है ये, यूपी स्पेशल इसको भी बोल सकते हैं। गोरखपुर, गोरखपुर से कौन थे, गजाधर सिंह। मेरठ, मेरठ से कदम सिंह। और नेक्स्ट है बरेली, बरेली से खान बहादुर। और प्रयागराज, प्रयागराज से लियाकत अली। ते 3 2 1 4 3, 2 1 4 3 यानी ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला सोनभद्र है।
आलू के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, प्रदेश में सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, काली नदी कन्नौज के निकट गंगा में मिलती है, बताना है कौन सा इसमें सही है। चलिए जूम इन कर लेते हैं। देखिए, अगर अनुसूचित जनजाति की एसटी की बात अगर की जाए तो ये सोनभद्र में ही है, तो करेक्ट है आपका। आलू का उत्पादन में भी अग्रणी है, दक्षिणी जिला सोनभद्र भी है, ये भी सही है। काली नदी कन्नौज के निकट गंगा में मिलती है, भी करेक्ट सही है, तो ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट बन जाएगा। अगला देखते हैं 104। पंचवर्षीय योजना है और विकास मॉडल जो है किनके द्वारा दिया गया था, फैक्चुअल सा प्रश्न है, इसको भी हम लोग खूब अभी तक बहुत बार कर चुके हैं। तीसरा, चौथा, पांचवी, छठवा है। तीसरा जो है किस पे आधारित था, तो ये सुखमो चक्रवर्ती मॉडल, तो ये का 3 हो जाएगा। चौथी की बात करें तो ये आपको रुद्र मेनन, तो 4 हो जाएगा। पांचवी पांचवी की बात करेंगे तो ये आपको डीपी धर 1, और छठा लास्ट में बचा इनपुट आउटपुट मॉडल, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन संख्या यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 105। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, देश और राजधानी है, ठीक है। तो देश राजधानी बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। बेनिन है, पोर्टो नोवा, नामीबिया, विंडहोक, मोजाम्बिक, मोरोनी, अंगोला, लुआंडा। करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मोजाम्बिक जो है इसका राजधानी क्या है आपको, तो मैपुटो है, ये आपको गलत हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने जो है सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किया था, तो ये शब्द देने वाले कौन थे आपको, अर्निजनेस, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1973 में सबसे पहले गहन पारिस्थितिक तंत्र ने डीप इकोलॉजी के बारे में डीप इकोलॉजी के बारे में बताया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आपको संगठक है और मुख्यालय है। आंसर करें, आसान सा प्रश्न है ये। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, देखिए विश्व व्यापार संगठन जेनेवा में मुख्यालय है, सही है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ब्रुसेल्स में, आसियान जकार्ता में। ये विश्व बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क नहीं है, विश्व बैंक का मुख्यालय क्या है आपको, वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक कब बना था आपको, 1945 में। अगला देखिए, मैथमेटिक्स का प्रश्न है, कुछ रीजनिंग का। ये यहाँ पे है माइनस, ठीक है। माइनस का है 1/343, इसका पावर कितना दिया है यहाँ पे, माइनस का 2/3। तो देखिए इसको हल करना है तो मुश्किल है नहीं। देखिए यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, अगर इसको आप चाहें तो रीराइट करके क्या लिख सकते हैं, -343 लिख सकते हैं, और इसका पावर क्या लिख दें आप, 2/3, ठीक है। माइनस में पावर है, ऊपर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव पावर हो जाएगा। ये देखिए 343 क्या है, ये 7 का क्या है आपको, क्यूब है। 7 का क्यूब है, माइनस यहाँ पे रखें, और ये 2/3 हो गया। बस यहाँ पे देखिए ये पावर बाहर आ जाएगा, तो -7 पावर 3, 2/3, 3 से 3 कैंसिल, -7 का स्क्वायर आ गया, तो -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 49, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका, 49 ए। अगले देखिए, अगला प्रश्न है 109। इसमें क्या पूछा गया है, कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज है की दर से कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न को तो आप ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं, ऐसे नॉर्मल भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए जनरल मेथड आपको आना चाहिए, आप कोई प्रश्न हल कर पाएंगे। कोई धन बोल रहा है 5% वार्षिक ब्याज से दोगुना होना। मान लीजिए अगर हम लोग मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं, कोई धन मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक है। तो ये दोगुना होगा तो कब कितना हो जाएगा, 200 रुपया, ठीक है। 200 रुपया हो जाएगा दोगुना 100 का। अब देखिए क्या कितना का चेंजेज है, यानी 100 रुपया बढ़ाना है, और 5% प्रति वर्ष वार्षिक है। ये 5% वार्षिक का मतलब क्या हुआ, 1 वर्ष में। तो बस 100 रुपया बढ़ाना है, और 5 प्रति वर्ष है, तो डिवाइड कर दीजिए तो पता चल जाएगा। ये 20 वर्ष, कितना के लिए, 20 वर्ष के लिए। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए इस फॉर्मूले पे, ये फॉर्मूला नहीं है, जनरल मेथड है। इस पे आप कोई अगर मान लीजिए इसमें कहता है कि तिगुना कर दिया जाए, ठीक है। तो तिगुना कर दिया जाए, यानी 100 रुपया का कितना बनाना था आपको, 300 रुपया। देखिए कितना का, 200 रुपया बढ़ाना है आपको, ठीक है। और 5% प्रति, चूंकि वार्षिक है, तो ये 5 चूंकि 20, 40 वर्ष में तिगुना हो जाता है, ठीक है। कोई भी आप हल कर सकते थे जनरल मेथड से, ऐसे एक इसका फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। जब भी ऐसा टाइम आपको निकालना रहे, और वार्षिक, देखिए ये होना चाहिए आपको साधारण ब्याज दर, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। 10 - 1, ठीक है, डिवाइड R × 100,
एन क्या है, तिगुना दुगुना, जैसे यहाँ पे दुगुना पूछा था तो 2 - 1 कर लेंगे। आर कितना था 5 इंटू 100, ये 2 - 1 एक ही हो जाएगा, 5 से 100 करेंगे 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये तो आपका 20 आंसर हो गया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में जो है लुप्त अक्षर बताना है आपको। ठीक है, बताना है कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है, आप लोग भी पहले मेरे साथ हल करते रहेंगे। देखिए ए है, इसके बाद आपका जेड है, ई है, भी, जे और क्यू। ठीक है, ये तो मैं आंसर ही लिख दिया कि इसके बाद क्यू ही बनेगा। ठीक है, ये क्लियरली यहाँ दिख भी रहा था। देखिए यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए ए के बाद यहाँ पे देखेंगे, ए के बाद क्या दिख रहा है आपको, ई। तो ए बी सी डी ई, ए जो है यहाँ पे +4 करेंगे आप अगर, तो ई आ जाएगा। अब ई के बाद वैसे ही आपको देखें तो जे आया है, तो जे जो है कितने पे आ रहा है, +5 पे आ रहा है। वैसे यहाँ जेड से जो है आप भी में रिलेशन देखेंगे, तो जेड से भी में देखेंगे तो -4 हुआ है, और भी से जो है नेक्स्ट आपको करना है, तो यहाँ पे -4 हुआ है तो -5 करना होगा, तो भी से -5 पे क्यू ही बनता है, तो क्यू ही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, चलिए 111। ठीक है, कितने आयत इसमें बनेंगे ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे अब तो काउंट करना पड़ेगा आपको। आयत आपसे पूछा गया नंबर ऑफ रेक्टेंगल इसमें कितना बनेगा, तो देखिए एक दिख रहा है यहाँ पे ए बी सी डी, एक आयत दिख रहा है आपको, एक दिख गया आपको। ए डी एफ जी एक दूसरा दिख गया, यहाँ पे नीचे एक दिख गया आपको ए एल के जी, और ये एक दिख गया। 4 आयत तो क्लियरली आपको दिख गया, सभी को दिख रहा होगा ये। तो 4 आयत आपको ये बन गया। इसके बाद देखेंगे तो ये ए हो गया आपका, ये डी, ये जी और ये जे, एक और आयत बन गया, ये पांचवा आयत बन गया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे एल हो गया आपका, एल के बाद ई। ठीक है, और नेक्स्ट एफ और के, एक बड़ा वाला एरिया ई। ठीक है, छवा आयत हो गया आपका। ठीक है, 6 नंबर का आयत मिल गया अपने को। इसके बाद देखिए ये बी, ठीक है, सी और ये एच और आई, ये वाला क्षेत्र पूरा। ठीक है, 7वां आयत आपको मिल गया। ऐसे ही आपको काउंट करना है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एल से, एल, डी, जी और के, ये वाला एरिया 8वां आयत आपको मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जे से, जे, बी, सी और जी, ये वाला, तो ये आपको मिल गया 9वां। वैसे ही स्टार्ट करते हैं ए से हम लोग, ए, ई, एफ और जे, ये वाला एक बन गया, 10वां हो गया। और देखिए कोई बनेगा क्या, और एक देखिए डी से स्टार्ट करते हैं, डी, एच और ये आई और ये। ठीक है, टोटल 11 आयत यहाँ पे मिल रहा है। आंसर आपका क्या बन जाएगा, 11। ऐसे आप लोग एक बार काउंट करके अपने से भी देखेंगे। प्लस और डिवाइड तथा 2 और 5 को आपस में बदल दिया जाए और 8 प्लस इतना का मान क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लियरली पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए क्या है, 8 प्लस 4 इंटू 5, डिवाइड का सिंबल है 2, माइनस का सिंबल है 3। इसमें देखिए प्लस और डिवाइड को और 2 और 5 को आपस में बदलना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस और डिवाइड को बदल देते हैं। ठीक है, तो यानी प्लस को डिवाइड से बदल देना है, तो 8 यहाँ प्लस की जगह पे डिवाइड कर दीजिए, ये 4 ऐसे ही रखते हैं, गुना 5, और डिवाइड की जगह पे क्या आप लिखेंगे, प्लस, प्लस लिख दिए, और ये 2 हो गया, और ये -3। अब फिर क्या है, 2 और 5 को बदल दीजिए आपस में, तो ये 8 और 4 तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, इंटू 2 और 5 को बदलेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये +5 यहाँ पे आ जाएगा, -3। अब कैलकुलेट कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड करेंगे 8 में 4 से, ये 2 बन जाएगा, इंटू 2 ये 4 बन जाएगा, 4 में 5 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 9 में से 3 आप घटाएंगे 6 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या बन गया, ऑप्शन संख्या सी। अब देखिए इजी सा प्रश्न पूछा है, 2000 का 2/3 का 50% का 40% कितना होगा। तो कितना है, बस कैलकुलेट कर देना है, 2000 है आपका, 2000 का कितना है आपको, 2/5। ठीक है,
2000 का 2/5। पहले 2000 का 2/5 ही निकाल लीजिए। 2000 का 2/5 क्या होगा? ये 5 से 5 हो के 20 और डबल जीरो, 4 दूनी 800 हो गया। ठीक है, 800 आ गया। अब देखिए 800 का क्या है, 50% निकालना। आप डायरेक्टली चाहे तो इसी लाइन में निकाल सकते हैं, फिर इसका 40%। ठीक है, तो 800 का 50% निकालेंगे तो सिंपल बात है, 400 ही आ जाएगा। 50/100, ये कट गया, ये 400 आ गया। और फिर इसका 40% जब निकालेंगे आप, तो 400 का 40% क्या हो जाएगा? 160 ही आ जाएगा। आसान था, 4 × 16 160। आंसर क्या बन जाएगा? डी ही बन जाएगा। अगला देखिए 114। ये डायरेक्शन वाला प्रश्न है, तो यहाँ पे ईस्ट है आपका, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ। देखिए राम जो है उत्तर पश्चिम 4 किलोमीटर पैदल चलता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम यानी ये आपका क्या हो गया? ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो राम जो है उत्तर पश्चिम कौन सा हो जाएगा? उत्तर तो ये हुआ और पश्चिम ये हुआ। उत्तर पश्चिम का मतलब 45 डिग्री। 4 किलोमीटर जो चलता है, तो चलिए 4 किलोमीटर इसको चला लेते हैं, 4 किलोमीटर। और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। तो देखिए यहाँ से दक्षिण पश्चिम क्या होगा? दक्षिण पश्चिम यही डायरेक्शन है। ठीक है, यानी इसके बाद जो है ये कैसे जाएगा? तो ऐसे जाएगा। ठीक है, क्लियरली है। पहला में चल रहा है ये उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर और पश्चिम के बीच। ठीक है, पहला ऐसा ही था। 1 मिनट। देखिए सबसे पहले ये उत्तर पश्चिम चलाना था, इसको कितना? तो 4 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। तो उत्तर आपका ये हो गया और पश्चिम आपका ये हो गया। ठीक है, ये हम लोग चला दिए उत्तर पश्चिम। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गए। 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। अब दक्षिण तो ये है आपका, अब पश्चिम ये है, यानी ये इस डायरेक्शन में चलाना है इसको। दक्षिण पश्चिम यानी ये वाला डायरेक्शन, तो ये वाला डायरेक्शन में कितना चलेगा? 3 किलोमीटर। तो ये 4 चल दिया और ये 3। प्रस्थान बिंदु से वो कितनी दूरी पे? प्रस्थान बिंदु यही है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए ये 4 दिया है, 3 दिया, नहीं, एक ट्रेंगल आपको बन रहा है सिंपल सा ऐसा। ठीक है, यहाँ पे ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, और ये वाला आपको निकालना है बीच वाला। नहीं, आपको क्या फाइंड करना है? ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, अब आप फाइंड कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपका। ठीक है, देखिए ऐसा ट्रेंगल बना है, ये है 3 और ये है 4 और ये आपको फाइंड करना है। इसको कुछ भी मान लीजिए आप। ठीक है, और इसमें चाहे तो आप परपेंडिकुलर डाल के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये ट्रेंगल तो आपको यहाँ पे राइट एंगल नहीं दिख रहा है, लेकिन राइट एंगल ही बनेगा। ठीक है, अगर ध्यान से देंगे तो ये देखिए ये 4 बना है, यहाँ पे क्या बना है? राइट एंगल बना है। ठीक है, 90 डिग्री। और ये क्या बना है? आपको 3 बना है। तो बस निकालना है राइट एंगल ट्रेंगल में ये डिस्टेंस आपको निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा आपको? लंब है ये 3 और ये आधार 4 है, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 5। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5 बन जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली इमेज में दिख भी रहा था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। चलिए अगला देखते हैं। यदि एक दर्पण को देखने में किसी घड़ी में समय 9:30 हो रहा है तो सही समय बताइए। देखिए दर्पण में हो रहा है, तो अगर आपको निकालना हो तो इसका तरीका मैं बताया था पहले भी। आपको कुछ नहीं करना है, अगर दर्पण में दिया रहे और सही समय बताना है तो 12 में से माइनस कर दीजिए। तो 12 में से कितना? 9 और 30 माइनस कर दीजिए। 9 30 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा आपको? 6। और ये कितना बन रहा है आपको? देखिए 12 में से आपको 9 30 माइनस करना है। ठीक है, 9 और 30। तो 12 में से तो 9 माइनस करेंगे तो 3 आएगा सिंपल, और ये आपको 30 मिनट और माइनस करेंगे तो 2 घंटा 30 मिनट। ठीक है, 2 घंटा, 2 घंटा 30, तो यानी यही हो जाएगा 2:30। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो और मिरर इमेज से भी बना सकते थे, जैसे आप एक घड़ी बनाते हैं
और इसमें क्या बताया था आपको, 9:30। तो 9:30 का ये 9 होता आपका, और ये 30 होता। ठीक है, आप इसका मिरर इमेज जब लेते तो ये वाला इधर आ जाता। ठीक है, और ये वाला नीचे का कहाँ चला जाता, ऊपर चला जाता। ठीक है, तो ये 2:30 के अप्रॉक्स बनता। चलिए अगला देखते हैं। जेड का कोड दिया है 26, नेट का कोड दिया है, तो नट का कोड यहाँ पे बताना है। देखिए जेड का कोड क्या दिया है आपको, यहाँ पे 26 दिया है। चलिए, और नेट का कोड यहाँ पे क्या दिया है आपको, 39। तब देखना होगा नेट जो है, नेट में देखिए एन जो है 14 नंबर पे आता है, ई जो है कितने पे आता है, 5 पे, और टी कितने पे बनता है आपको, 20 पे। तीनों को ऐड करें तो 20, 5, 25, 14, 39। देखिए ये तो सिंपल सा है, जेड 26 नंबर पे आता है तो उसको लिख दिया, नेट को ऐड करके लिख दिया। तो नट को आपको बताना है तो बता सकते हैं आप इजिली नट को। एन का कोड क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एन का कोड 14, यू का कोड 21 और टी का कोड 20। तो ऐड कर दें, 4 1 5, 2 2 4 1 5 55, यानी आंसर क्या बन जाएगा, सी। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा, पूछा गया है, बता सकते हैं। देखिए, तो देखिए ये जो आपका कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और कॉलम 3, इसमें देखना होगा क्या रिलेशन है। डी के बाद यहाँ पे आई आया हुआ है, तो देखिए डी के बाद क्या होता है आपका, ई, एफ, जी, एच, और इसके बाद आई आता है। ठीक है, वैसे ही आई के बाद यहाँ पे एन लिखा हुआ है, तो आई के बाद क्या होगा, आई के बाद जे, के, एल, एम, इसके बाद एन आएगा। हम लोग को एक चीज दिख रहा है, +4 का रिलेशन दिख रहा है। और ए के बाद भी एफ देखिए कितना पे आया है, तो बी, सी, डी और ई छोड़ने के बाद आया है। तो बस यहाँ पे एफ के बाद 4 आप अगला ऐड कर दें, एफ के बाद क्या हो जाएगा, जी, एच, आई, जे। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, के। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी बन जाएगा, सॉरी ए बन जाएगा। अगला देखिए 118। गीता की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा। देखिए अब एक रमेश है और एक गीता है, तो गीता की इंगित करते हुए रमेश क्या बोल रहा है कि मैं उनकी माँ के पुत्र, इनकी माँ, इनके माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो बताइए गीता रमेश में क्या रिलेशन है। देखिए इनके माँ, गीता की माँ, माँ का पुत्र हो गया, और इनका इकलौता पुत्र, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, ये बुआ का ही रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 119। 3 × 4 को दिया है, 5 × 6 को लिखा हो, 1 × 2 को, तो 4 × 60। देखिए पहला क्या लिखा है यहाँ पे, 3 × 4। 3 × 4 को लिखा क्या है, ये 1609। अब देखिए 3 × 4 को 1609 कैसे लिखा जा सकता है। देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है आपको, 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है आपको, 16। तो देखिए 3 को 9 को 09 लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, 16 को पहले लिख दिया गया। वैसे ही देखते हैं 5 × 6। 5 × 6 है आपको, 5 × 6 को यहाँ पे क्या लिखा गया है आपको, ध्यान देंगे। 5 × 6 को यहाँ पे लिखा गया 3625। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 हम लोग लिख दिए। 6 का स्क्वायर 36, 36 हो गया, सही है। उसके बाद देखिए तो लिखा है 1 × 2, 1 × 2 को लिखा है 401। तो 1 × 2 को, 1 का स्क्वायर आपका क्या बनेगा, तो 1 ही बनेगा, तो इसके बदले 01 लिख देंगे, 2 के बदले 4 लिख दिए। तब लास्ट यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे आपको 4 × 7, कोई दिक्कत नहीं है 4 × 7 को लिखने में। इस 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। 4 का स्क्वायर 16, तो 16 को पहले बाद में लिखना है आपको, और 49 को पहले। तो 49 16 आंसर हो जाएगा, और 49 16 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अगला देखिए 120। इसके बाद करंट अफेयर का प्रश्न होगा। देखिए लिखा है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% कम कर दी जाए तो उसके आयतन में कितना कमी हो जाएगा। घन का भुजा में कितना कमी कर रहा है, 10% का। अब देखिए ये तो आपको पता होना चाहिए, घन का आयतन क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए घन का आयतन क्या होता है आपको, भुजा का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं, अगर हम लोग आयतन, अगर घन का भुजा x है तो इसका आयतन क्या बनेगा, x का क्यूब। ठीक है, अच्छा मान लीजिए अगर हम लोग एज्यूम कर ले कि घन का जो है भुजा, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कितना, 100। ठीक है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा आपका, 100 का क्यूब हो जाएगा। अब इसके भुजा में क्या बोल रहा है, 10% की कमी कर दी जाए। 10% का कमी करेंगे तो ये भुजा कितने का हो जाएगा, ये 90 का।
ठीक है, चलिए थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो इसको एक्स्ट्रा कर लेते हैं हम लोग। घन का भुजा मान लेते हैं जो है आपको 10, घन का भुजा 10 मान लेते हैं हम लोग, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 10 का क्यूब। ठीक है, यानी लगभग आपका 1000 बन जाएगा। अब इसका जो है 10% का इसमें कमी करना है, प्रत्येक भुजा में यही दिया है 10%, तो 10 का 10% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 का 10% एक ही आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा आपका, 9 बन जाएगा। तो इसका 9 का आप लोग अब क्यूब करें, तो 9 का क्यूब हो जाएगा 9 9 81 हो गया, और 9 9 1 9 9 8 72 729 ही होता है। बस आपका यहाँ से आंसर बन गया। उसके आयतन में कितना कमी हो जाएगा, तो पहले 1000 था, अब कितना हो गया 729, तो 10 में से 9 गया 1, ये 9 में से 2 गया 7, ये 9 में से 7 गया 2, 271 का कमी हो जाएगा। देखिए 271 का कमी हो रहा है कितने पे, तो पहले कितना था 1000, तो 271 का कमी हो रहा है 1000 पे। प्रतिशत चेंज निकालना है, 100 से गुना कर दें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 27.10, ठीक है, प्रतिशत, इतना का कमी हो जाएगा। आप कोई डाटा मान के जो है जूम करके बना सकते थे, ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा, बाकी एक्स मान के भी चाहे तो आप बना सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे करंट अफेयर है आपका, अगला है, अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली अतिथि पोर्टल का शुभारंभ किया गया। अतिथि पोर्टल जो है किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये केरल सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। फास्ट आंसर करेंगे यहाँ से आप लोग। किस एशियाई हाथी विशेषज्ञों को 2023 में आईपीसीसी का उपाध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया, तो आईपीसीसी का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था आपको, रमन शु कुमार। 123 देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिसमैन सेवर आयोजित किया गया, तो ये जो है आपको अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जुलाई 2023 में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिसमैन सेवर का आयोजन किया गया। ठीक है, अगले देखते हैं, जुलाई 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल प्रारंभ किया गया। प्रोजेक्ट रेल प्रारंभ करने वाला राज्य कौन हो गया आपका, ये प्रारंभ करने वाला आपका झारखंड राज्य हो गया, ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। जून 2023 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का क्या रैंक रहा, शांति सूचकांक में, देखिए शांति सूचकांक में भारत को कितना रैंक मिला था, 126वां। ठीक है, रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। ठीक है, और सबसे जो है शांत किसको बताया गया था, यानी आइसलैंड को, ये बात याद रखेंगे। अगस्त 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन, जिसका उद्देश्य क्या है, गुरु गोरखनाथ बोर्ड का जो है गठन का उद्देश्य क्या है पूछा गया है। देखिए उद्देश्य यही है कि पिछड़ा वर्ग का कल्याण करना। जून 2023 में जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स भारत में कौन सा शहर 141वें स्थान पर रहा, 141वें स्थान पर कौन सा शहर रहा आपका, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जो ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स है, तो इसमें देखिए भारत का 2 शहर रहा था, दिल्ली और मुंबई। अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा मैंग्रोव शेल की स्थापना की घोषणा की गई, तो मैंग्रोव शेल जो है स्थापना की घोषणा किसके द्वारा की गई, पश्चिम बंगाल के द्वारा। पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो भारत का लगभग 40% मैंग्रोव वन यही पाया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 129। देखिए अगस्त 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा उल्लास ऐप लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था उल्लास ऐप का, देखिए बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देना। ठीक है, उल्लास यानी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी। निम्नलिखित भारतीय शहरों में कौन सा एक जुलाई 2023 में विश्व शहर जो है कल्चर फोरम के सदस्य बनने वाला प्रथम शहर बन गया, विश्व शहर कल्चर फोरम में सदस्य बनने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया आपको, बेंगलुरु। अगस्त 2023 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पे संपन्न हुआ, तो ये आपको विनिपेग कनाडा में संपन्न हुआ। जुलाई 2023 में किस राज्य में स्थित मकुरा गांव भारत का पहला
जो है ये भारत का पहला गांव बन गया, भारत का पहला बीमित गांव। मखुरा गांव भारत का पहला बीमित गांव। इंश्योर्ड जो है, इंश्योर्ड विलेज के बारे में पूछा गया, सही आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिकिल सेल एनीमिया 2047 को शुभारंभ जो है कहाँ से किया गया। आंसर आप लोग करते रहे। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका, बी, शहडोल मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं। जुलाई 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल का खिताब कौन जीता। देखिए बहुत सारा प्रश्न रिपीट भी हो रहा है यहाँ पे। पुरुष एकल जो है नोवाक जोकोविच के द्वारा, आंसर आप लोग करते रहे। और ये नॉर्वे के जो है कैस्पर रूड को हरा के। जुलाई 2023 में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा क्रेच नीति यानी शिशु गृह योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ये कौन बन गया आपको, हरियाणा। क्रेच नीति जो है शिशु गृह लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इस योजना में राज्य के जो है कामकाजी महिलाओं को लाभ होगा। 50 से ऊपर जो है कर्मचारी वाला संस्थान को क्रेच खोलना अनिवार्य भी किया गया है। जुलाई 2023 में नोहेला जो है वेजिना सीनियर स्तर के वैश्विक टूर्नामेंट में हिजाब पहनकर खेलों वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई, वो किस देश की निवासी है। ये कहाँ की है, मोरक्को की। ठीक है, नोहेला बेंजीना नाम याद रखेंगे। वैश्विक टूर्नामेंट में हिजाब पहनकर खेलने वाली विश्व की पहली जो है महिला खिलाड़ी बन गई है। वर्ष 2023 में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अर्थ ओवरशूट डे जो है 2 अगस्त को। ठीक है, उद्देश्य यही था, पृथ्वी को जो है सीमित संसाधनों के प्रति लोगों को जागरूकता करना और उसको संरक्षित करने को बढ़ावा देना। अगस्त 2023 में दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ। भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 का दूसरा, ये आपको बेंगलुरु में। थीम भी इसका याद रखेंगे, इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द जो है पिरामिड। अगला देखते हैं 139। देखिए जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन अमेरिका नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला नामित हुई है। ठीक है, देखिए इसके अलावा आपको जो है आर का ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे एक टेस्ट जो है प्रोवाइड कल किया जाएगा, कल सुबह में एक टेस्ट वहाँ पे डाला जाएगा, तो आप लोग खुद से जो है उस टेस्ट को लगा सकते हैं। ठीक है, तो भी आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। यहाँ पे तो हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे समय समय पे यूपीपीसीएस और आर को लेकर, लेकिन वहाँ पे आर को लेकर डेली आप एक टेस्ट लगाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, एडमिरल जो है लीसा फ्रेंचटीटी। अगला देखें 140, आज का आखिरी प्रश्न है। जून 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने ऑपरेशन कन्विक्शन नामक एक पहल शुरुआत की गई, इसका उद्देश्य आखिर क्या है। देखिए इसका उद्देश्य यही है, राज्य में जो भी अपराधी और माफियावाद है इनसे निपटने का। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये टेस्ट हम लोग फिनिश किए, थोड़ा सा टेस्ट फास्ट रहा। ठीक है, बाकी आप लोग जो है उत्तर किए। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में बात करेंगे, जो भी जो बेहतर अवेलेबिलिटी होगा। लेकिन मैं आप सभी को बार बार बता रहा हूँ, देखिए ये टेस्ट डिस्कस हम लोग करेंगे। आर का जो अभी टेलीग्राम ग्रुप एक बना हुआ है, ठीक है, मैं लिंक यहाँ पे आपको दे देता हूँ। ठीक है, उसका उस ग्रुप में आप सभी जाके ऐड हो जाएंगे जो आर का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। ठीक है, उसमें अभी से लेके एग्ज़ाम से पहले तक आपका, यानी 11 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो मान के चलिए 8-9 फरवरी तक जो है हम कोशिश करेंगे एक एक टेस्ट वहाँ प्रोवाइड करें। और टाइम लिमिट के बाद, आप उस टाइम लिमिट के बाद फिर आंसर की भी आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब मेरा टारगेट यही रहेगा कि वो टाइम आपको 9:30 से 11:30 रखा जाए। ठीक है, तो अभी जो है उसमें ऐसे टेस्ट प्रोवाइड किए हैं 9:30 से 11:30 और एक 2:30 से 3:30 हिंदी के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर टेस्ट प्रोवाइड किया जाए तो उसमें आप लोग ऐड हो जाएंगे। ठीक है, बाकी करंट अफेयर का आप लोग लेक्चर देखते रहेंगे, आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। और यूबीपीसीएस का भी कोई अगर टेस्ट बनता है तो भी आप लोग देखते रहेंगे। बाकी लाइव आके आप लोग टेस्ट भी यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसको अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर देंगे। बाकी कोई फीडबैक कमेंट होगा जरूर लिखेंगे। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।